नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं आज एक और बीए फर्स्ट ईयर में मॉडल पेपर की। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हिंदी साहित्य में मेजर सेकंड पार्ट की, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेजर में आपको दो नहीं बल्कि तीन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे अगर हिंदी साहित्य लिया तो हिंदी साहित्य में आपके तीन अलग अलग पेपर होने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पेपर था आपका, उस पर हम कल डिस्कस कर चुके थे और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर पर, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्ययुगीन हिंदी काव्य। अब आपका एक पेपर और बच जाता है, मेजर थर्ड वाला है ना, मेजर थर्ड वाला, जिसमें है शायद आधुनिक हिंदी काव्य, राइट। तो ये तीन कंटिन्यूअसली मैं आपको सेशन देने प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कल में जो है आपको इसका हिंदी साहित्य का जो थर्ड पार्ट है उस पर भी मैं सेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके नोट्स वगैरह सब रेडी है, आप जो भी दोस्त चाहे ले सकते हैं। सेशन के लास्ट तक रुकिए, सारी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको जो है इन सभी क्वेश्चन आंसरों की पीडीएफ, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अब पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं तैयार हो चुका हूं। वन बाय वन करके फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्टों पर मैं मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे ही ये एग्जाम आपके कंप्लीट होंगे, सेकंड ईयर की डिटेल क्लासेस न्यू बैच के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं मॉडल पेपर के आज को, जिसमें हम 15 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 15 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना 99.99% बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्राचीन एवं मध्ययुगीन हिंदी काव्य हिंदी साहित्य मेजर का सेकंड पेपर है। तो यहां पर जो हेडलाइन में लिखा हुआ ना फर्स्ट, इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको एडिट नहीं किया है, बट ये सेकंड पेपर है, क्लियर है। चलिए लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य चिंतन की भूमिका एवं स्वरूप का विवेचन कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पर एकदम सिंपल है, एकदम आसान भाषा में आपसे पूछा गया है, एकदम आसान भाषा में पूछा गया है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अवधारणा, सबसे पहले आपसे अवधारणा पूछी गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या अवधारणा रही है। इसके अलावा यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आप क्या जानते हो। अब आपने भारत बोध में भी इसको पढ़ चुके हो, हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि फाउंडेशन तो आप सभी के सब सिलेबस में है ना। तो हिंदी में भी आपने भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ी है और भारत बोध में भी भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ी है। तो यहाँ पर पढ़ने में कोई ज्यादा असुविधा महसूस नहीं होगी आप लोगों को। वहीं आगे कहा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य चिंतन की भूमिका एवं स्वरूप का विवेचन कीजिए। तो यहां पर आपको बताना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य की, जिस साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, इस साहित्य की क्या भूमिका रही है और इसका स्वरूप क्या रहा है, ये हमको बताना होगा। तो कुल मिलाकर आपसे यहां पर इस प्रश्न में तीन टर्म पूछी गई है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप एवं उसके अंतर संबंधों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। अब कोई कोई प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ऐसे उलझे हुए आ जाते हैं, समालोचनात्मक। अब इस शब्द का मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह होगा कि आपको, देखिए पूरा प्रश्न ध्यान सुनिएगा। प्राचीन, अब यहाँ पर ऊपर हमने बात की थी भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य के योगदान की या भूमिका की, लेकिन वही अब बात कर रहे हैं कि प्राचीन हिंदी साहित्य में, याद रखिएगा उल्टा हो गया यहाँ पर, है ना, रिवर्स हो गया है। प्राचीन हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप और उसके अंतर संबंधों का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो उसके अंतर संबंधों का जब आप विश्लेषण करोगे तो उसके प्लस माइनस, है ना, यानी कि गुण और अवगुण दोनों बताने होंगे, गुण और दोष दोनों बताने होंगे। उसी को हम बोलते हैं समालोचनात्मक अध्ययन, क्लियर है। वही प्रश्न नंबर 3 है, मध्यकालीन हिंदी साहित्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्वरूप उसके अंतर संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 में सिर्फ इतना फर्क है कि यह प्राचीन हिंदी साहित्य की बात करता है और यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य की बात करता है। और जैसा कि आपके सब्जेक्ट का नाम है प्राचीन एवं मध्ययुगीन यानी मध्यकालीन हिंदी काव्य, बात समझ आई आपको। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा उसके प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन, अलग अलग कालों में जो हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा पूरे विस्तार पूर्वक। और उसके जो अलग अलग आधार रहे हैं, वो सब आधार यानी उसमें उन कवियों का नाम भी बताना होगा जिन पर आधारित वो काल जो है विभाजित किए गए हैं, क्लियर। तो यहां पर प्रश्न नंबर 4 हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपका कि आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार
पूर्वक वर्णन कीजिए। और अथवा में यही प्रश्न है कि आदिकालीन समाज की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का साहित्य पर क्या प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 प्रश्न हो चुके हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, जो दोस्त बीच में क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, 15 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ दीर्घ प्रकृति के, और 10 प्रश्न दूंगा लघु प्रकृति के। अगर आपने मात्र इतने प्रश्नों को भी पढ़ लिया तो आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात, इनकी तैयारी कैसे करना है, इनकी आंसर कैसे निकालना है, तो वो सारी बातें पर डिस्कस करने के लिए मैं सेशन के लास्ट में 2 मिनट निकालूंगा अलग से, जिसमें आपके सारे डाउट खत्म कर दूंगा। बस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले फटाफट थोड़ा स्पीड से हम इन प्रश्नों को खत्म कर ले। ये सारे प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आने की संभावना ज्यादा रखते हैं। एक भी प्रश्न अगर आपने छोड़ा दोस्तों, तो याद रखिएगा एग्जाम में बहुत दुविधा हो जाएगी। अब चूंकि फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, आपको नहीं पता कि इस बार बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया गया है। आपको, क्योंकि आप तो 12th से आए, आपको क्या पता पुराना सिलेबस क्या था और नया क्या है ना। आप तो नए सिरे से पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ये पूरा बदल चुका है, तो अब याद रखिएगा एग्जाम का जो फॉर्मेट होगा ना, वो भी एकदम बदल करके आएगा। उसके जो प्रश्न होंगे ना, पिछले कोई प्रश्न पेपर जो होंगे ना, वो कोई मायने नहीं रखेंगे। एकदम नए फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। एकदम नया तरीका होगा उनका पूछने का, प्रश्न भी नए होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट उन्होंने सारे बदल दिए हैं, सारे सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। इसलिए थोड़े अवेयर हो जाइए, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ये सारे प्रश्न बड़े ही मंथन के बाद में निकाल करके लाया हूं। पिछले 8 सालों से आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं, लेकिन इस साल जो संघर्ष मुझे ये प्रश्न निकालने में करना पड़ा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए फिर रिवाइज करवा रहा हूं। अगर आप अवेयर हैं अपने एग्जाम को लेकर के, तो जो प्रश्न दे रहा हूं उन पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है जिन दोस्तों को, प्रश्नों के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइट में हो चुका हूं मैं, और जिनको नोट डाउन करना है वो वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 को लेंगे। गोरखनाथ के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन करना है। उनकी बाणी में निहित योग्य योग, वैराग्य और आत्मज्ञान की भावना का सोदाहरण विवेचन कीजिए। तो यहां पर आपको गोरखनाथ के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान, यानी जीवन परिचय अगर गोरखनाथ जी का निकाल लोगे ना, तो उसमें सब कवर हो जाएगा ऊपर वाली पंक्ति का। उसके बाद में उनकी बाणी में निहित योग, वैराग्य और आत्मज्ञान की जो भावना रही है, उदाहरण के साथ आपको बताना होगा। वहीं अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, संत रैदास के जीवन एवं काव्य का परिचय देते हुए उनकी भक्ति भावना और सामाजिक विचारों की समीक्षा कीजिए। और संत रैदास के काव्य में समता, प्रेम और मानवतावादी दृष्टिकोण का विवेचन करना है। तो प्रश्न एक जैसा, ये सेम है, कोई अंतर नहीं है। प्रश्न नंबर 9 को देखिए, जायसी के काव्य का परिचय देते हुए मानसरोदक खंड की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 10 है, सगुण भक्ति काव्य धारक की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 11 है, सूरदास के पदों के आधार पर उनके वात्सल्य वर्णन और विरह वर्णन की विवेचना कीजिए। ये सारे प्रश्न जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए क्लास को रोककर ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 को लेंगे। मीराबाई के काव्य में व्यक्त प्रेम और विरह की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो मीराबाई के काव्य में व्यक्त प्रेम और विरह की संक्षिप्त व्याख्या याद रखिएगा, है ना। वही प्रश्न नंबर 13 है, रीति काव्य के प्रमुख भेदों, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 अलग अलग प्रकार हैं। 3 अलग रीति काव्य के अलग अलग प्रकार है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो इनका वर्णन करना है विस्तार पूर्वक। और वही प्रश्न नंबर 14 है, भूषण की काव्य शैली और उनके वीर काव्य की विशेषताएं बतानी है। और प्रश्न नंबर 15, बिहारी के दोहों का काव्य के अनुसार जो है या काव्यगत विश्लेषताओं का उनकी मतलब काव्यगत विशेषताएं बतानी है। और बिहारी सत्यसई के काव्य सौंदर्य और भाषा शैली का मूल्यांकन आपको करना है। तो ये 15 प्रश्न आपके दीर्घ प्रकृति वाले कंप्लीट हो चुके हैं बिना स्टॉप लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और इन सभी का महत्व और सारी बातें मैं सेशन के तुरंत लास्ट में करने वाला हूं। 2 से 3 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं लघु प्रकृति वाले प्रश्नों में। ठीक है, लघु प्रकृति और अति लघु प्रकृति के दोनों मिक्स है। देखिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा है, भारतीय दर्शन की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। फिर है, लोक परंपरा का अर्थ क्या है बताइए। या आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। या चंद बरदाई के काव्य में वीरता, नीति और आदर्श जीवन के मूल्यों का वर्णन करो।
और लोक जीवन का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बता दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 9 रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बताइए। और प्रश्न नंबर 10 है रहीम और रस खान के काव्य में क्या समानता है ये बताइए। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। अब ध्यान से सुन लीजिए मुझे 1 मिनट के लिए, क्योंकि नए छात्र हैं आप, पहली बार कॉलेज लाइफ में इंटर हुआ है आपका, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और फर्स्ट ईयर की कॉलेज की पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन 10वीं 12वीं की जो एग्जाम होती है ना 90% रटन विद्या पर आधारित होती है। आप भी समझते इस बात को है ना, रट करके पास कर लिया जाता है। लेकिन अब ये कॉलेज ऐसा नहीं है, कॉलेज का एग्जाम ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पढ़ते कुछ और हो, लिखना कुछ और होता है वहां पर जाकर के। ऐसा कुछ नहीं होता जिसको आप रट करके चले जाओगे और वो का वही आ जाएगा, वो नहीं। यहाँ पर आपको समझना होगा। और जो नई शिक्षा नीति 2026 में लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसके अकॉर्डिंग आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल आपके दिमाग को हिला करके रख देगा। इसलिए या तो पढ़ाई छोड़ दो, और पढ़ना है ना तो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप हो सकता है पिछले 2-3 महीनों से पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से, और पढ़ाई कर रहे हो ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इन प्रश्नों की तैयारी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका स्कोर 90% से भी ऊपर जा सकता है। और हाँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, जो अब शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र साबित तो होगा ये वाला मॉडल पेपर। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये वो प्रश्न है जिनको पढ़ने मात्र से, मात्र जो 15 प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में आपको दिए दीर्घ प्रकृति वाले, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो ना, तो लघु प्रकृति के, अति लघु प्रकृति के और दीर्घ प्रकृति के, यानी लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप वाले और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये सारे उन 15 प्रश्नों से ही कवर हो जाते हैं। लेकिन जो 10 प्रश्न मैं आपको लक्ष्य देता हूं ना, ये देता हूं आपके बैक सपोर्ट के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन पेपर को घुमा ले, आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आओगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन आपको उसके लिए मुझ पर और इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना होगा। ये नया प्लेटफॉर्म कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं पिछले 8 से 9 सालों से बीए वाले बच्चों को यहां पर गाइड करता हूं, पढ़ाता हूं, डिटेल क्लासेस लेता हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यूट्यूब के इतिहास में कोई भी अभी तक बीए वाली क्लासेस में 80 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। मैं आपको 88 सब्जेक्ट अब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, 88 सब्जेक्ट। जी हाँ, बीए के ना। तो आप डिटेल क्लासेस भी होती है एग्जाम के बाद, अगर आप मिलोगे मुझसे तो उसके बाद में आप देखोगे डिटेल क्लासेस, जिस तरह से आपकी कॉलेज में क्लासेस चलती है ना आधे पौने घंटे की, वही वाली क्लासेस आपको यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। और उन क्लासेस के जो क्लास नोट्स होते हैं वो आप बिल्कुल फ्री में आप लोगों को वितरित किए जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बात कर लूं इन प्रश्नों के आंसरों की। तो इन प्रश्नों के आंसरों के लिए दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा नोट्स डिजाइन किए गए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, पर्याप्त कंटेंट के साथ में। इतना भी ज्यादा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, और इतना कम भी नहीं कि 20 उसका मुकाबला न कर पाए। 20 से भी कम पेज होने, जो आप 20 पढ़ते हो ना उससे भी कम पेज होने वाले हैं। लेकिन कंटेंट सिर्फ वही होगा जिसकी आपको आवश्यकता है, और एकदम आसान भाषा में होने वाला है, पकाऊ भाषा में नहीं। आसान भाषा में अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हो मेरे द्वारा तैयार की गई सभी सब्जेक्टों की, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होता है। सब्सक्रिप्शन प्लान क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर। देखिए आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट की नोट्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट की नोट्स भी ले सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 सब्जेक्ट की नोट्स के लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट में यानी आपका फाउंडेशन भी आ जाएगा, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जो कि लगभग आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। कितने? 10 सब्जेक्ट होते हैं। 10 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर, 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान में, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 99 से सीधे 399 में 10 सब्जेक्ट और 99 में एक सब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यहां पर 60% का डिस्काउंट दिया जाता है, जहां पर 999 से हटा करके सिर्फ 399 में आप लोगों को ये नोट्स प्राप्त हो जाती है। ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। इन नोट्स को मात्र पढ़ लेने से आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतर निकल जाएगा। किसी पेड क्लासेस पे अगर आप जाकर के नोट्स देखोगे ना दोस्तों, यही 2500 से 3000 3500 रुपए तक की ये नोट्स आपको प्राप्त होते हैं 10 सब्जेक्ट के, जो मैं आपको यहाँ पर मात्र एक नाम मात्र की है ना सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ही, क्योंकि हमारे पास जो टीम है ना बहुत सस्ती टीम है। एग्जैक्टली मैं तो खुल के बोलता हूँ यार, हमारे पास जो टीम है बहुत सस्ती टीम है। इसलिए क्योंकि मैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरे साल भर 1 रुपया आप लोगों से नहीं लेता हूँ, ना नोट्स का लेता हूँ ना लेक्चर का लेता हूँ। तो मैंने टीम भी नोट्स डिजाइन का कंटेंट मेरा होता है, लेकिन डिजाइन मेरे टीम के द्वारा किया जाता है। तो वो टीम भी बहुत ऐसी ही मैंने रखी है, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन उन पर भी ना रहे, आराम से वो तैयार कर दे नोट्स और आप लोगों को भी
कम सब अमाउंट पर ये नोट्स मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं सेकंड ईयर की क्लासेस मुझसे कंटिन्यू लेना, तो आपको जो है देखिए ये सारे जो है सुविधाएँ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। व्हाट्सएप पर मैं आपके साथ हूँ, टेलीग्राम पर आपके साथ हूँ, है ना? इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, ये सब सोशल मीडिया लिंक भी है। आप चाहें तो यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन अगर आप चाहते हैं कि सेकंड ईयर में आप डिटेल क्लासेस मेरे साथ लेना चाहते हैं, है ना? विस्तार से पढ़ना चाहते हैं हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज़ चैप्टर, तो आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी जो लेक्चर आते हैं मेरे आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है ना? क्योंकि यूट्यूब पर तभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा जब आप बेल आइकन को दबा लोगे सब्सक्राइब करने के बाद में, ना वो घंटी जो होती है साइड में सब्सक्राइब के बाद में, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगले कौन से सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।